हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वाले लेक्चर में हम समझेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर जितने भी लॉज आते हैं वो सारे लॉज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सिंपल है कि आप मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपने एक आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, E इक्वल टू mc स्क्वायर। उस इक्वेशन में यही बताया गया था कि जो एनर्जी है वो मास में क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इस यूनिवर्स में जो एनर्जी और जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन आप उसे कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हो और ना तो उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया आपके पास एक रिएक्शन है, अमोनिया का फॉर्मेशन है N2 प्लस में 3H2, और ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं आपको, 2 मोल दे रहे हैं किसके, अमोनिया के। अगर आप इस वाली रिएक्शन में सबका मास निकाल दो तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है। तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 6। तो 6 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अमोनिया है, अमोनिया का जो मोलिकुलर मास है आप निकालो। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 प्लस में 3 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 17। 14 प्लस में 3 कितना हो गया, 17। और 17 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। तो आप देखो रिएक्टेंट में 28 को अगर आप 6 से सम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। और प्रोडक्ट में भी देखोगे तो आप मास कितना है, 34 ग्राम है। तो देख रहे हो आप, रिएक्टेंट में जो टोटल मास था वही मास क्या है, प्रोडक्ट में है। तो ये जो लॉ है यही बताता है आपको किसी भी एक रिएक्शन में जो मैटर है ना तो क्रिएट हो रहा होता है ना तो क्या हो रहा होता है, डिस्ट्रॉयड हो रहा होता है। ऑल दो केमिकल फॉर्मूला और जो इनके केमिकल स्पीसीज के जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके केमिकल रिएक्शन है, वो क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट आपको अलग बना देगा। लेकिन जो मास होता है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो वो सिंपल सा लॉ है। आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है। तो जो सेकंड लॉ है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन सेम प्रोपोर्शंस बाय मास व्हाटएवर बी इट्स सोर्स। तो वो सिंपल सा लॉ है। ये लॉ बोल रहा है आपको कि अगर आपके पास एक प्योर कंपाउंड है और आपने किसी भी सोर्स से निकाला तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कि फिक्स्ड रेशियो में होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लिया आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है और अमोनिया का मॉलिक्यूल आपने कहीं से भी लिया है, तो उसमें हमेशा एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का होएगा और 3 मॉलिक्यूल किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने अमोनिया किस वाले सोर्स से ली है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अमोनिया का मास कितना होता है, 17 ग्राम होता है। तो अगर आपने 17 ग्राम अमोनिया ली है, प्योर अमोनिया किसी भी सोर्स से, तो उसमें 14 ग्राम तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। देख सकते हो आप यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 3 ग्राम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आ रहा है समझ में आपको। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर आपके पास H2O का मॉलिक्यूल है और आपने कहीं से भी लिया है, किसी भी सोर्स से लिया है, तो उसमें हमेशा दो एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास 18 ग्राम क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है, तो उसमें हमेशा 2 ग्राम क्या होएगा, हाइड्रोजन होएगा, तो 16 ग्राम क्या होएगा, उसमें ऑक्सीजन होएगा। तो ये लॉ यही चीज बताता है। आई थिंक आपको ये वाला जो लॉ है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड लॉ है।
तो जो थर्ड लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी लॉ बहुत यूजफुल है और काम भी आता है। तो इस लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। तो ये लॉ बोलता है एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट द masses ऑफ अदर एलिमेंट कम इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये वाला लॉ समझा सकते हो। ये लॉ बोल रहा है आपको कि एक एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ। ये तो आप जानते ही हो। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, H2O है, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, H2O का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे HCl है तो उसमें भी तो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। तो पहली चीज तो ये यही बोल रहा है कि एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। वही एलिमेंट फिर दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के दूसरा कंपाउंड बना सकता है। पहली चीज इसने ये बोली। फिर क्या बोला, फॉर अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट द masses ऑफ अदर एलिमेंट कम इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। अब इसको समझो आप एक एग्जांपल से। जैसे मान लिया आपके पास क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन जो है इसका अमाउंट कितना है, देखो 14 ग्राम है। 14 ग्राम नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का कितना अमाउंट ले रखा है, 3 ग्राम ले रखा है। देख सकते हो आप यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम है तो उसने कितने हाइड्रोजन का ग्राम ले रखा है, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रखा है। लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट का, इसमें क्या बोल रखा है, एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसको मैं क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं। जैसे मान लिया एक और एलिमेंट लिया मैंने N2H4, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो NH2NH2। तो ये जो एलिमेंट है इसने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रखा है और इसी एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या कर रखा है, अलग सा कंपाउंड बना रखा है। तो पहली चीज तो इसने यही बोली। अब दूसरी चीज क्या बोली कि अगर आप एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो हमने क्या करा, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। तो ये बोला है कि अगर एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हो तो जो दूसरा एलिमेंट होएगा दोनों कंपाउंड में, उसका जो मास होएगा वो क्या आएगा, एक रेशियो में आएगा। अब समझो यहाँ पे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के कितने अमाउंट ले रखे हैं, 3 ग्राम ले रखे हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम ने कितना ले रखा है, 4 ग्राम ले रखा है। तो अगर मैं बोलूं आपको 28 ग्राम ने 4 ग्राम ले रखा है तो 14 ग्राम ने कितना ले रखा होगा, तो भाई 2 ग्राम ले रखा होगा, आधा कर दो आप। तो यहां पे भी नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। और हमने भी यहां पे भी क्या कर दिया, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन को कितना कर दिया, 14 ग्राम कर दिया। तो 14 ग्राम ने N2H4 मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन ले रखा है, 2 ग्राम ले रखा है। तो यहां पे लिख देंगे 14 ग्राम ने कितना ले रखा है, 2 ग्राम ले रखा है। तो आप देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 3:2 आ गया। क्या आ गया, 3:2 आ गया। तो यही तो बोल रखा था कि फॉर अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट द masses ऑफ अदर एलिमेंट कम इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर। फॉर अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट, तो गिवन मास क्या करा हमने, नाइट्रोजन को क्या करा, गिवन मास कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। और दोनों का मान देखो, इसमें भी 14 ग्राम लिया और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें भी हमने कितना लिया, 14 ग्राम लिया। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको क्या करा हमने, फिक्स कर दिया। अब क्या बोला, द masses ऑफ अदर एलिमेंट कम इन द रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर। तो ये जो अदर एलिमेंट क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें अदर एलिमेंट क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो दोनों का जो मास है वो क्या आ रहा है, देखो रेशियो में आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो रेशियो कितना हो गया, 3:2 आ गया। तो ये लोग यही बोल रहा था कि अगर आपके पास एक एलिमेंट को आप फिक्स कर देते हो और 2 कंपाउंड है आपके पास, तो जो अलग एलिमेंट है उसका जो मास होएगा वो हमेशा क्या होएगा, एक रेशियो में आएगा। तो आई होप आपको ये वाला लॉ समझ में आ गया होगा। जो फोर्थ लॉ है वो समझते हैं हम। तो फोर्थ लॉ हम समझते हैं। जो फोर्थ लॉ है वो क्या है, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो इस लॉ की डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्मॉल इंटीजर्स प्रोवाइडेड द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो लॉ है ये उसकी तरह है, जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डेप्थ एंड प्रोपोर्शन। उसमें क्या बोल रहा था, अगर आपके पास कोई एक प्योर कंपाउंड है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोल रखा है कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है
तो जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होता है और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होता है वो आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और कैसे, इंटीजर के साथ, बाय स्मॉल इंटीजर। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिख रखी है H2 प्लस में O2 क्या दे रहा है आपको, 2 मोल दे रहा है H2O के। आपने बैलेंस करा तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 मोल हो गए हाइड्रोजन के, 1 मोल हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 मोल हो गए H2O के। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन की रिएक्ट कर रही है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है किसका, H2O का। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में रेशियो कितना बना, 2 बना। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो आपस में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये जो लॉ है ये यही बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो हमेशा आपस में क्या करेगा, बहुत सारी रिएक्शन में, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रखा है आप देख सकते हो कि इन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं जो लास्ट लॉ है। तो जो हमारा 5th लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ, जो आपने 5 लॉ पढ़े यहाँ पे, 5 लॉ में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है। आप आगे थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको एवोगैड्रोस लॉ काम में आएगा। तो एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गैस। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप इसको समझ सकते हो बहुत इजी तरीके से। मान लिया आपके पास क्या है, 2 कंटेनर है। जैसे मान लिया आपके पास कंटेनर है ए और दूसरा कंटेनर क्या है, बी है। आपने ए कंटेनर में नाइट्रोजन गैस को फिल कर रखा है और बी कंटेनर में क्या कर रखा है, ऑक्सीजन गैस को फिल कर रखा है। और आपने क्या करा, टेम्परेचर और जो प्रेशर की कंडीशन है उसको क्या करा, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कांस्टेंट को क्या करा आपने, कांस्टेंट कर दिया। मैंने आपसे बोला कि जो नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम आपने कितना ले रखा है, 50 ml ले रखा है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है आपके पास उसका वॉल्यूम कितना है आपके पास, 15 ml है। और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने बोल दिए मैंने, 2 मोल है। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपको, जो बी गैस है आपके पास जिसमें आपने क्या कर रखा है, बी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस को फिल कर रखा है, उसमें भी वॉल्यूम मैंने कितना रखा, 15 ml रख दिया। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो जो आपका आंसर है वो कितना आना चाहिए, 2 मोल आना चाहिए। क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ यही बोलता है कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को क्या करा, कांस्टेंट कर दिया, तो अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। देखो आप लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन तो क्या थी, कांस्टेंट थी, और आपने वॉल्यूम भी क्या कर रखा है, दोनों का इक्वल रख रखा है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स भी है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एचटीपी की कंडीशन पे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने 1 रख रखा है तो कितना होता है, 22.7 लीटर। अब कैसे निकाल सकते हो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो अगर आप एसटीपी की कंडीशन रख दोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन रख दोगे, और यहाँ पे 1 मोल रख दोगे वॉल्यूम, तो वहां पे वॉल्यूम कितना आ जाता है आपके पास, 22.7 लीटर आ जाता है। तो आपने क्वेश्चन करे भी होंगे कि कोई भी गैस आपको दे रखा होता है और एसटीपी की कंडीशन पे आपको वॉल्यूम पूछते हैं, 22.7 लिखा होगा या फिर क्या लिखा होता है 22.4, ऐसे टीपी की कंडीशन पे। तो आई थिंक आपको ये जो लॉ है, लॉ ऑफ ये जो एवोगैड्रोस लॉ है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 5 लॉ में से मैंने आपको जैसा बताया, ये जो लॉ है इसको आप ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यही लॉ है जो आपको काम में भी आएगा। ओके गाइस, तो अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।